Assalamualaikum everyone. Welcome back to my channel. Today we are going to study drugs used in gout in a very easy way. After watching this video, you will understand acute versus chronic gout treatment, you will remember mechanisms easily and you will never forget the stepwise management. So let's start. हम पहले ये देख लेते हैं कि गाउट क्या है। जब ब्लड में यूरिक एसिड लेवल ज़्यादा होते हैं तो इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस हो जाता है विच इज़ कॉल्ड गाउट। यूरिक एसिड लेवल जब नॉर्मल वैल्यू से एक्सीड करते हैं तो वो मोनोसोडियम यूरेट क्रिस्टल्स बना देते हैं जो कि जॉइंट्स में डिपॉजिट हो जाते हैं। ये क्रिस्टल्स साइनोवियल सेल्स को डैमेज करते हैं और इन्फ्लेमेटरी मेडिएटर्स रिलीज करते हैं लाइक प्रोस्टाग्लैंडिन्स एंड इंटरल्यूकिन 1। एज अ रिजल्ट दे विल अट्रैक्ट न्यूट्रोफिल्स and cause severe pain and swelling. Normally सीरम यूरिक एसिड लेस देन 6 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होता है, तो ट्रीटमेंट में भी यही टारगेट रखा जाता है कि पेशेंट का सीरम यूरिक एसिड 6 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से कम रहे। देयर आर 2 सिचुएशंस, सो ट्रीटमेंट भी 2 तरह के होते हैं। 1, एक्यूट अटैक में सडन सीवियर पेन होता है जिसके लिए अलग से ट्रीटमेंट है, और क्रोनिक गाउट में लॉन्ग टर्म प्रिवेंशन की जाती है। पार्ट 1, ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूट गाउट अटैक। सो इस ट्रीटमेंट में मेन एम होता है टू रिड्यूस पेन एंड इन्फ्लेमेशन। सो फॉर दिस ट्रीटमेंट रिमेंबर दिस स्टेप वाइज ऑर्डर: NSAID, then colchicine, then steroid, then interleukin 1 inhibitor. Let's understand each. First of all, NSAIDs. These are first choice in acute gout attack treatment. Examples are indomethacin, naproxen, diclofenac, ibuprofen and celecoxib. Celecoxib में COX आ रहा है, so you can easily remember कि it is selective COX-2 inhibitor. Now mechanism. They block COX-2 enzyme जिसके रिजल्ट में प्रोस्टाग्लैंडिन डिक्रीज होते हैं और इन्फ्लेमेशन रिड्यूस हो जाती है। दे आर ड्रग ऑफ चॉइस इन एक्यूट गाउट। इसके साइड इफ़ेक्ट्स में रीनल डैमेज एंड इंडोमेथासिन में कॉज बोन मैरो सेपरेशन। देन कोल्चिसिन, इट इज़ बेस्ट इफ़ गिवन विद इन 24 आवर्स ऑफ अटैक। इसका मैकेनिज्म क्या होता है? कोल्चिसिन जाके ट्यूबुलिन के साथ बाइंड करती है और माइक्रोट्यूब्यूल की फॉर्मेशन को ब्लॉक कर देती है। इस तरह से ये ल्यूकोसाइट की माइग्रेशन को डिक्रीज करती है एंड एज अ रिजल्ट इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करती है। इसके लिए निमोनिक आपने क्या याद रखनी है? कोल्चिसिन चोक्स सेल। नाउ साइड इफ़ेक्ट्स मोस्ट कॉमन आर GI रिलेटेड, जिसमें मेनली डायरिया होता है और नोजिया, वोमिटिंग और एब्डोमिनल पेन भी हो सकता है। देन सिवियर टॉक्सिसिटी की केस में बोन मैरो सेपरेशन, मल्टी ऑर्गन फेलियर, रेब्डोमायोलिसिस एंड ओवरडोज कैन बी फेटल। नाउ कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, ये तब यूज़ की जाती हैं जब NSAIDs कॉन्ट्राइंडिकेटेड हो जाती हैं या सिवियर गाउट अटैक होता है। सो कॉर्टिकोस्टेरॉइड के एडमिनिस्ट्रेशन के 3 रूट्स होते हैं। फर्स्ट ओरल, जिसके थ्रू प्रेडनिसोन दी जाती है। देन इंट्रा आर्टिकुलर, जिसके थ्रू ट्राईएमसिनोलोन दी जाती है। देन इंट्रावीनस, जिसके थ्रू डेक्सामेथासोन दी जाती है। इसके शॉर्ट टर्म साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं लाइक मूड चेंजेस एंड हाई ब्लड शुगर। देन इंटरल्यूकिन 1 इनहिबिटर्स, इसकी एग्जांपल में आती हैं एनाकिंड्रा एंड राइलोनासेप्ट। ये सिर्फ तब यूज़ की जाती हैं जब दूसरे ट्रीटमेंट्स फेल हो जाएं। सो यू हैव टू रिमेंबर वन थिंग, अगर पेशेंट ऑलरेडी यूरेट लोअरिंग थेरेपी ले रहा है तो एक्यूट अटैक के दौरान उसको स्टॉप नहीं करना है, बिकॉज मेडिसिन को स्टॉप कर देने की वजह से सडनली यूरिक एसिड में चेंज आएगा जिसकी वजह से जॉइंट्स में क्रिस्टल्स शेकन अप हो जाएंगे और पेन और स्वेलिंग मज़ीद बढ़ जाएगा। और जो दूसरी बात आपने याद रखनी है कि एसिम्प्टोमेटिक हाइपर यूरिसीमिया को ट्रीट नहीं करना होता है। नाउ पार्ट 2 विच इंक्लूड्स ट्रीटमेंट ऑफ क्रोनिक गाउट। इट इज़ लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट और इसमें मेन एम होता है फ्यूचर में गाउट्स के अटैक को प्रिवेंट करना, और इसमें कोशिश की जाती है कि सीरम में यूरिक एसिड लेवल्स को 6 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से कम रखा जाए। सो देयर आर 3 मेन स्ट्रेटजीज। सो फर्स्ट, डिक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ यूरिक एसिड। सेकेंड में होता है यूरिक एसिड की एक्सक्रीशन को इंक्रीज़ करवाना, और थर्ड में आता है कि यूरिक एसिड को डायरेक्टली ब्रेक डाउन करना। सो स्टार्ट विद द फर्स्ट स्ट्रेटजी, डिक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ यूरिक एसिड। इसमें जो ड्रग्स यूज़ होती हैं वो हैं एलोपिरिनोल विच इज़ फर्स्ट लाइन एंड फेबुक्सोस्टैट विच इज़ अल्टरनेटिव। सो लेट्स स्टार्ट विद एलोपिरिनोल. First of all, its mechanism. It inhibits xanthine oxidase. So hypoxanthine और xanthine cannot convert into uric acid. जो स्टार्टिंग डोज होती है वो है 100 मिलीग्राम डेली, फिर उसको ग्रेजुअली इंक्रीज़ किया जाता है एंड मेंटेनेंस इज़ 300 मिलीग्राम पर डे। सो गाउट अटैक के ट्रीटमेंट में इस मेडिसिन को अवॉइड करना चाहिए।
तो जब क्रोनिक गाउट के ट्रीटमेंट में एलोपिरिनोल देते हैं तो स्टार्टिंग में इसको अकेले नहीं देते हैं। क्यों? क्योंकि ये गाउट फ्लेयर करती है, जिसकी वजह से सीवियर पेन और इन्फ्लेमेशन हो सकते हैं। सो फर्स्ट 3 to 6 मंथ्स में इसको कोल्चिसिन या एनसिड्स के साथ देना चाहिए ताकि गाउट फ्लेयर को प्रिवेंट किया जा सके। नाउ साइड इफ़ेक्ट्स: रैश, GI अपसेट, स्टीवेंस जॉनसन सिंड्रोम एंड बोन मैरो सप्रेशन। ड्रग इंटरेक्शंस: एजाथायोप्राइन और मेरकेप्टोप्यूरिन एलोपिरिनोल के मेटाबॉलिज्म को स्लो कर देते हैं। सो इस केस में इन दोनों ड्रग्स की डोज को रिड्यूस करना चाहिए। डायोरेटिक्स हाइपर सेंसिटिविटी के रिस्क को इंक्रीज कर देते हैं और यूरिकोसोरेक्स एलोपिरिनोल की एक्सक्रीशन को इंक्रीज करते हैं, जिसकी वजह से एलोपिरिनोल का इफेक्ट कम हो जाता है। देन फेबिक्सोस्टैट, ये भी ज़ैंथीन ऑक्सीडेज इनहिबिटर है। सो एलोपिरिनोल और फेबिक्सोस्टैट के कुछ डिफरेंसेस देख लेते हैं। अब जो चीज़ें ज़्यादा होती हैं वो हैं, ये ज़्यादा पोटेंट है, इसके कार्डियोवास्कुलर रिस्क ज़्यादा है, इसकी लिवर टॉक्सिसिटी ज़्यादा है और ये ज़्यादा एक्सपेंसिव है। बस इसकी एक ही चीज़ कम है जो कि हाइपर सेंसिटिविटी है। सो इसी वजह से एलोपिरिनोल को प्रेफर किया जाता है। लेकिन जब पेशेंट एलोपिरिनोल को टॉलरेट ना कर पा रहा हो तो फेबिक्सोस्टैट स्टार्ट करवाई जाती है। नाउ सेकेंड स्ट्रेटजी इज़ टू इंक्रीज द यूरिक एसिड एक्सक्रीशन। इसमें यूरिकोसोरेक्स यूज़ होती हैं, जिसकी एग्जांपल्स हैं प्रोबेनिसिड, लेसिन्यूरेट, सल्फेनपायराजोन एंड बेंजब्रोमेरोन। और बेंजब्रोमेरोन को रेयरली यूज़ किया जाता है बिकॉज ये हेपेटोटॉक्सिक है। नाउ मैकेनिज्म: नॉर्मली तो ये होता है कि यूरिक एसिड प्रोक्सिमल कन्व्यूलेटेड ट्यूब्यूल के थ्रू रीअब्जॉर्ब होता है और वापस ब्लड में आ जाता है, बट यूरिकोसोरेक्स इस रीअब्जॉर्प्शन को ब्लॉक कर देते हैं और यूरिक एसिड को किडनीज के थ्रू एक्सक्रीट करवा देते हैं। Uricosorics are not used in kidney disease because kidney cannot filter or excrete it safely. Low dose aspirin stops the kidney from releasing uric acid into urine, जिसकी वजह से uric acid blood में built up हो जाता है। Probenecid can precipitate gout initially because at first uric acid quickly shift होता है, जिसकी वजह से sudden painful attack trigger हो जाता है। और लेसिन्यूरेट को अकेले नहीं दिया जाता है, इसको किसी न किसी ड्रग के साथ पेयर किया जाता है लाइक एलोपिरिनोल, ताकि सीरियस किडनी डैमेज को प्रिवेंट किया जा सके। नाउ थर्ड स्ट्रेटजी, ब्रेक यूरिक एसिड डायरेक्टली। इस प्रोसेस में जो ड्रग यूज़ होती है वो है पेग्लूटिकेस विच इज़ IV ड्रग। नाउ इट्स मैकेनिज्म: इट कन्वर्ट्स यूरिक एसिड इनटू एलेंटोइन विच इज़ मोर सोलेबल एंड इजीली एक्सक्रीटेड। इट इज़ यूज्ड इन रिफ्रैक्टरी क्रोनिक गाउट। इसके साइड इफ़ेक्ट्स में एनाफाइलेक्सिस, एंटीबॉडी फॉर्मेशन और इनिशियली गाउट फ्लेयर होता है। सो यूरेट लोअरिंग थेरेपी कब स्टार्ट करनी चाहिए? स्टार्ट इफ़ एक या एक से ज़्यादा टॉफे हों, एक्सरे में जॉइंट इरोजन हुई भी हो, मीन जॉइंट डैमेज हुआ हुआ हो और 1 साल में 2 या 2 से ज़्यादा गाउट के अटैक्स हों, एंड कंटिन्यू थेरेपी इंडेफिनेटली। सो लेट्स हैव अ क्विक समरी। एक्यूट अटैक में मोस्ट प्रेफरेबल ड्रग्स एनसिड्स हैं। अगर वो कॉन्ट्राइंडिकेटेड हो गई हैं तो फिर कोल्चिसिन, अगर ये दोनों कॉन्ट्राइंडिकेटेड हैं देन कोर्टिकोस्टीरॉइड्स, और अगर फिर भी इन्फ्लेमेशन और पेन रिड्यूस नहीं हो रहा है देन यूज़ इंटरल्यूकिन 1 इनहिबिटर्स। देन ड्रग्स यूज्ड इन क्रोनिक गाउट। क्रोनिक गाउट का ट्रीटमेंट लॉन्ग टर्म होता है। इसमें यूरिक एसिड का लेवल्स 6 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से कम रखे जाते हैं। सो टू डिक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ यूरिक एसिड, ज़ैंथीन ऑक्सीडेज इनहिबिटर्स आर यूज, एग्जाम्पल एलोपिरिनोल। To increase the excretion of uric acid from body, uricosorics are used, example probenecid. And to break uric acid, pegluticase is used. Target is less than 6 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। अगर कंडीशन एसिम्टोमेटिक है तो फिर ट्रीटमेंट नहीं स्टार्ट करेंगे। So this was the complete topic of drugs used in gout. If this video helped you, please like, share with your friends and subscribe. Thank you.